मैंने कहीं सुना था कि अगर कुछ दिन पहाड़ों में गुजारने के बाद आप पहाड़ों से तो लौट के आ जाओगे, लेकिन पहाड़ आपके दिल से नहीं जाएंगे। बस कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ जब मैं गया था उत्तराखंड की एक ऐसी जगह पे जहाँ पहाड़ आपसे बातें करते हैं। यहाँ की वादियाँ आपके साथ गुनगुनाती है और यहाँ की हवाएं आपको सहलाती है। मैं बात कर रहा हूँ केदारकंठा के बारे में। ये वही फेमस विंटर ट्रैक है जिसे आपको आपकी लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। आइए तो फिर मेरे साथ चलते हैं इस रोमांच भरे सफ़र पे। चलो तो फिर निकलते हैं। मेरी केदारकंठा जर्नी स्टार्ट होती है हरिद्वार से। केदारकंठा जाने के लिए आपको हरिद्वार या फिर देहरादून आना पड़ता है और फिर आगे आपको सांकरी तक सफ़र करना होता है। फिलहाल तो हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने पहले एक अच्छे पराठे वाले भैया को ढूंढा और हमें मिले ये भाई साहब। भैया पराठा है क्या? जाओ बैठो, आ जाओ गर्मा गर्म पराठे खा लो। आ जाओ। यस सर। आ जाओ भाई जी, आ जाओ। दबा के पराठे खाने के बाद और थोड़ी सी चाय की चुस्की लेने के बाद हम उत्तराखंड स्टेट ट्रैवल की बस में निकल पड़े देहरादून की ओर। देहरादून देहरादून देहरादून। हरिद्वार से 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके थे देहरादून। देहरादून पहुंचने के बाद हमने पकड़ी हमारी ट्रैक ग्रुप की ट्रैवलर, जिसमें हम सांकरी तक का सफ़र तय करने वाले थे। यहाँ से शुरू होता है हमारा देहरादून से सांकरी तक का एक खूबसूरत सफ़र। देहरादून से सांकरी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पहाड़ी रास्ते होने की वजह से यहाँ आपको जाने में पूरे 8 घंटे लगेंगे। लेकिन इस 8 घंटे के सफ़र में आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ होते हैं ये खूबसूरत पहाड़, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के गाँव और हर 10 किलोमीटर के बाद बदलने वाला यहाँ का नज़ारा। आप जैसे जैसे सांकरी की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको यहाँ के देवदार के पेड़ दिखने लगते हैं, जिनके बीच में से सफ़र करना किसी सपने से कम नहीं है। और जैसे ही आप सांकरी के पास आते हो तो आपको दिखने लगते हैं ये बर्फीले पहाड़, जिन्हें देखने के लिए आप केदारकंठा आना चाहते हो। 8 घंटे का ये खूबसूरत सफ़र तय करके हम फाइनली पहुँच गए थे सांकरी विलेज। सांकरी में पहुंचने के बाद पहले दिन हमारा स्टे था हमारे ट्रेक कंपनी के कैंप साइट पे। यहाँ हमें रहने के लिए हट्स दिए गए थे। रात के खाने के बाद हमने कल के ट्रेकिंग के लिए थोड़ी बहुत पैकिंग की और फिर थोड़ी मस्ती करके हम सो गए। तो आज हमारे केदारकंठा ट्रेक का पहला दिन था और शुरुआत हुई चाय नाश्ते के साथ। ट्रैक शुरू होने से पहले हमारे ट्रैक लीडर सचिन भाई ने हमें सभी सेफ्टी गाइडलाइंस बताई जो केदारकंठा ट्रैक में आपको फॉलो करनी होती है। और फिर हम निकल पड़े केदारकंठा ट्रैक पे। केदारकंठा की शुरुआत चढ़ाई थोड़ी सी थकान भरी लग सकती है, बट जैसे जैसे बॉडी को आदत होने लगती है ट्रैक करने में और भी मज़ा आता है। रास्ते में आपको रिचार्ज होने के लिए ऐसे छोटे छोटे ढाबे लगते रहेंगे, जहाँ रुककर आप पहाड़ों की मैगी की मज़ा ले सकते हो। पर मैं सच बताऊँ तो मैं मैगी से ज़्यादा एक्साइटेड था स्नोफॉल के लिए, जो अब तक तो नहीं हुआ था, लेकिन शायद पहाड़ों ने मेरी मन की बात सुन ली थी। मैं जब केदारकंठा आया था तो उस पूरे सीजन में अब तक स्नोफॉल नहीं हुई थी, और होगी भी या नहीं इसका कुछ अता पता नहीं था। लेकिन मैंने कहा ना दोस्त, पहाड़ों ने मेरी मन की बात सुन ली थी। और बस आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी। कुछ देर पहले जो पहाड़ हरे भरे लग रहे थे
वहाँ ऐसे लगने लगा था कि मानो पहाड़ ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। मुझे कुछ देर के लिए मैं हैरी पॉटर की तो दुनिया में नहीं आ गया ऐसे लग रहा था। अब क्या ही बताऊं, ये खुशी लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता जो चेहरे से साफ झलक रही थी। लेकिन अब बर्फ के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी और हमें ज़रूरत थी कुछ गर्मा गर्म पीने की। आपके साथ ट्रेकर दोस्त होने के कुछ फ़ायदे ज़रूर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि साथ में क्या लाना चाहिए। जैसे कि ये छोटा सा स्टोव जिसने हमारी इस पूरे ट्रैक में बहुत हेल्प की। ठंड बढ़ रही थी और हमने फटाक से स्टोव निकाल के बनाई मैगी। अरे नहीं, हमने बनाया गर्मा गर्म सूप। हमारे पूरे ग्रुप में हम 3 ही लोग ऐसे थे जो फ्री के सूप का मज़ा ले रहे थे, और बाकी अरे वो तो 70 रुपये की मैगी खा के आगे निकल चुके थे। हमने थोड़ा सा सूप हमारे ट्रैक लीडर रवि भाई को ऑफर किया और इसी बहाने रवि भाई से दोस्ती हो गई। अब स्नोफॉल का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और अब जाके लग रहा था कि हम केदारगंता के ट्रैक पे आए हैं। फाइनली 4 घंटे और 4 किलोमीटर की मज़ेदार चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए थे हमारी पहली कैंप साइट जोड़ा का तालाब पे। पिछले 3 घंटे से लगातार हो रहे स्नोफॉल ने केदारगंता का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया था। अब लग रहा था कि हम सच में किसी अनरियल जगह पे हैं। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और बर्फ नजर आ रही थी। बट टू बी ऑनेस्ट, दिखने में भले ही ये सब नज़ारे सुंदर लगते हो, लेकिन लगातार हो रहे बर्फबारी से हम सब परेशान हो चुके थे। टेम्परेचर अराउंड -10 डिग्री तक पहुंच गया था। कैंप साइट पे रहने के लिए, खाने के लिए और वॉशरूम के लिए भी अलग अलग टेंट होते हैं। ऐसे ठंडे मौसम में यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम ही होती है। स्नोफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसी माहौल में हमारा आज का दिन निकल गया। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक है। अभी नींद भी अच्छे से आई। हाँ, बात तो मौसम के हिसाब से लग रहा है कि स्नोफॉल हो सकता है आज का, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है, लगभग 2-2.5 फीट। देखते हैं फिर क्या होता है। हम यहाँ से वापस ही जाने वाले थे, लेकिन वेदर ने हमारा साथ दे दिया और आसमान साफ होने लगा। सो आमची पॅकिंग झाली आहे आणि आता आम्ही निघालेलो आहे बेस कॅम्पला। हम सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए और वार्म अप के लिए पहाड़ी गानों पे थोड़ा सा नाच लिया। इससे हमारे ग्रुप का हौसला और भी बढ़ गया था। यहाँ से आगे जाते हुए हमने जूड़ा का तालाब देखा और फिर निकल पड़े बेस कैंप की ओर। ट्रैक में आपके साथ अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके साथ मस्ती करते हुए आपको मुश्किल से मुश्किल सफ़र भी आसान लगने लगता है। ही दोस्ती तुटायची नाय, ही दोस्ती तुटायची नाय। आगे बढ़ते हुए हम हमारे अगले डेस्टिनेशन को पहुंचे, केदारकंथा बेस कैंप को। यहाँ आने के बाद कुछ घंटों से रुका हुआ स्नोफॉल फिर से शुरू हो गया
और इस बार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हेवी स्नोफॉल की वजह से हमें हमारे टेंट हर 15 मिनट में झाड़ने पड़ रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो टेंट बर्फ से ढक जाएंगे। हेवी स्नोफॉल है भाई, पूर्ण जमा झालेलं आहे चारी बाजूला। हे बा यांचा टेंट बाई झटकत नाही पूर्ण, अरे त्यांचा टेंट बघ ना पूर्ण बर्फ साचलाय त्याच्यावर। इतनी गंदी वाट लगी ना सबकी कि यहाँ पे 1.5-2 फीट बर्फ हो गए। और ये देख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कल समिट होगा। मुझे नहीं लगता, मतलब समिट होगा ही नहीं। सबकी हालत टाइट है भाई। रात भर हम ठंड से परेशान थे और ट्रैक लीडर ने हमें बता दिया था कि समिट हो पाना मुश्किल है। लेकिन अचानक से सुबह 4 बजे सचिन भाई उठाने आए और कहा कि वेदर क्लियर है और हमें समिट के लिए निकलना है। हम सब गेटर्स और स्पाइक पहन के तैयार हो गए समिट के लिए। इस वक्त टेम्परेचर था अराउंड -15 डिग्री। कहना आसान है लेकिन फील करना उससे ज़्यादा मुश्किल। कोई भी फास्ट नहीं करेगा बीच में ना। अगर आप कम ज़्यादा करोगे ना पेस, आपको ही दिक्कत होगी। आप चढ़ रहे हो अभी एल्टीट्यूड हाइट, ये अभी तक आपका नॉर्मल ट्रैक चल रहा था, अभी आप एल्टीट्यूड हाइट पे जा रहे हैं। अभी क्या है कि 11,000 के फीट पे जाओगे ना, पेड़ पौधे सब खत्म, पेड़ पौधे आगे है ही नहीं, ऑक्सीजन की लेवल और कम। तो इसलिए देख के धीरे धीरे चलो। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है तो दिक्कत होगी। चलो चलो आ गया ये जाएंगे आगे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो चलो कवर करो, कवर कवर कवर। मैं जिंदगी में पहली बार 11,000 फीट से ऊपर की चढ़ाई कर रहा था। इससे पहले मैंने सह्याद्री में बहुत बार ट्रेक किए थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अलग लग रहा था। केदारकंता के आखिरी पड़ाव में हमें सनराइज देखने को मिला। ये मेरा हिमालय की पहाड़ियों का सबसे पहला सनराइज था। समिट के आखिरी स्टेप चढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि हम बहुत लकी थे। लकी इसलिए नहीं कि हम समिट कर रहे थे, लेकिन इसलिए क्योंकि हमने केदारकंता को बहुत अलग अलग मूड में एक्सपीरियंस किया था। हरे भरे पहाड़ों से लेके हेवी स्नोफॉल तक, और अब समिट पे खुले आसमान के नीचे। बहुत कम लोगों को यहाँ एक ही जर्नी में इतने सीजन एक्सपीरियंस करने को मिलते होंगे। फाइनली वो वक्त आ गया जब हमने समिट पे पाँव रखे। जाते जाते मेरे मन में एक सवाल आया कि केदारकंता ने मुझे क्या सिखाया, और अंदर से जवाब आया, खुद से बेहतर बनना। खुद से बेहतर बनने के लिए खुद को हराना ज़रूरी है, खुद को पुश करना ज़रूरी है, और खुद पे विश्वास रखना ज़रूरी है।